this bill. And I thank you very much, sir. Thank you. Shri Subhash Baharia ji. धन्यवाद सभापति महोदय। मैं इस बिल के समर्थन में खड़ा हुआ। महोदय जी, चार्टर्ड अकाउंटेंट अमेंडमेंट बिल, कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट अमेंडमेंट बिल, कंपनी सेक्रेटरी अमेंडमेंट अकाउंटमेंट बिल 2021 के समर्थन में बोल रहा हूँ। महोदय जी, चार्टर्ड अकाउंटेंट देश में एक जो ये तीनों प्रोफेशन है, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रतिष्ठित प्रोफेशन है और इनकी अपने देश में ही नहीं विश्व में भी प्रतिष्ठा है। और आज विश्व के अंदर भी भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कॉस्ट अकाउंटेंट हो, कंपनी सेक्रेटरी हो, मान्यता प्राप्त है। तो ये इसकी जो विशिष्टता है यह बनी रहे और इसीलिए यह अमेंडमेंट के बिल अमेंडमेंट है। महोदय जी, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट में 1959, 2006 और 2011 में अमेंडमेंट हुए थे। ऐसे ही कॉस्ट वर्क्स अकाउंटेंट एक्ट में 2006 और 2011 में हुए और कंपनीज एक्ट में 2006 और 11 में, इसमें कॉस्ट कंपनी सेक्रेटरी एक्ट में। तो ये अलग अलग अमेंडमेंट स्थिति के अनुसार जैसे जैसे समय परिवर्तन होता जाता है तो समयानुकूल कानून में परिवर्तन जरूरी है। और इसी कारण से यह क्यों यह बिल आएगा महोदय जी, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट महोदय जी, तो क्यों, तो ये बात है, मैं कोट करना चाहता हूँ। 1 जुलाई 2017 चार्टर्ड अकाउंटेंट डे के दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो वहाँ संबोधन किया, उसका जो उन्होंने बोला वो कोट करना चाह रहा हूँ। कोट, आई कोट, इंस्टेड ऑफ रेफरिंग टू मोर डाटा, आई वांट टू पुट माई थॉट बिफोर यू, सीए ब्रदर्स, a person or a client pay tax only when the environment around him is conducive, which motivates him to pay the tax honestly. If he sees that the advisor himself is asking him to hide the truth, then he will boldly traverse the wrong path. Thus, it is equally important to identify such wrong advisors and take strict action against them. And for that, you also have to take tough steps. CA is an arrangement in which human resources development is done only by you. Curriculum is made by you only. You conduct the exam, rules, regulations are also made by you, and your institute only punishes the culprits. Now the question arises that the temple of democracy in Parliament of India, which is the voice of 125 crore countrymen that time, he has given so much authority, then why is it that in the last 11 years only 25 chartered accountants have been prosecuted? Did only 25 people make a mess? And I have heard then more than 1,400 cases is still pending for many years now. A single case takes years to settle. Tell me, my friends, it is a matter of concern or not for such highly qualified professionals. Unquote. महोदय जी, आज जो जैसे हमारे सामने वाले अभी मित्र बोल रहे थे कि ये इंडिपेंडेंट जो है कि इंस्टीट्यूट की ऑटोनॉमी, इससे कुछ फर्क पड़ेगा। महोदय जी, 5 डिसिप्लिनरी कमेटी में मेंबर बनने हैं
5 में से 2 मेंबर काउंसिल के, और 3 मेंबर जो बनने हैं वो भी रिकमेंड, जो पैनल होगा वो काउंसिल के द्वारा रिकमेंड होगा, सरकार अपने आप नहीं। तो इसलिए ये नहीं आप कह सकते कि भाई गवर्नमेंट जो पैनल काउंसिल बना के भेजेगी और उस पैनल में से ही उनको प्रेसिडेंट लेना, उस पैनल में से ही मेंबर्स सदस्यों को चुनना। तो ये अपन नहीं कह सकते कि भाई इसमें जो इंस्टीट्यूट है, जो काउंसिल है, या उसकी ऑटोनॉमी पे, उसकी जो स्वायत्ता है उस पर फर्क पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते, क्योंकि जो मेंबर बन रहे हैं जो वो उनकी रिकमेंडेशन के हिसाब से पैनल में से ही सरकार बनाएगी। सरकार उस पैनल के बाहर से मेंबर नहीं बना सकती, यह कानून में प्रावधान है। तो इसलिए यह कहना, पर इसके क्यों अपने को ऐसे है, क्योंकि इसमें 3, 4, 5 विशेष कारण है जिसके कारण ये जो अमेंडमेंट लाए गए हैं। सबसे पहले तो जैसा बता रहे थे डिसिप्लिनरी वाला, महोदय जी, इसमें वास्तव में जो कहीं गलतियां हुई और जहां सीए ने गलती की, पर उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन में काफी डिले हुआ। यह मैं भले ही एक मेंबर हूं और मेंबर के बाद बोल रहा हूं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मेंबर हूं इंस्टीट्यूट का, लेकिन जो डिसिप्लिनरी प्रोसेस है वो काफी लंबा समय लेने वाला। तो इस अमेंडमेंट के द्वारा यह तय किया गया कि डिसिप्लिनरी जो प्रोसेस है वो 1 साल में, यानी 365 दिन के अंदर पूरा हो जाए। यह जरूरी है, नहीं तो यह हालत हो रही। इसमें क्या था, पहले प्रावधान का कोई भी कंप्लेंट डिसिप्लिन डायरेक्टर के पास आती थी तो डायरेक्टर पहले यह देखता था कि प्राइमा फेसी, प्रथम दृष्टया उसकी क्या राय है, और उस राय को बनाने में उसको 5-5, 7-7 साल लग जाते थे। राय नहीं बनती थी, प्रथम दृष्टया उसकी क्या राय है कि ये एक्शनेबल है कंप्लेंट या नॉन एक्शनेबल है, वो राय। अब राय की जगह जो डिसिप्लिनरी डायरेक्टर है उसको सीधा अपनी जो रिपोर्ट है वो देनी पड़ेगी कि भाई ये एक्शनेबल है या नहीं है, और है तो क्यों है, नहीं है तो नहीं। इसके लिए टाइम फिक्स कर दिया गया ताकि कोई भी कंप्लेंट, कोई भी स्टेक होल्डर जिसको प्रभावित हुआ, जिसके साथ कुछ गड़बड़ हुई है, जिसके साथ कुछ भी हुआ है, अगर वो कोई कंप्लेंट करता है तो उसमें उसको रिपोर्ट देनी पड़ेगी। वो डायरेक्टर के पास सबमिट करेगा, वो टाइम देगा, उसमें टाइमलाइन एक्ट के प्रावधान में दिया हुआ कि इतने दिनों में उनको सबमिट करनी पड़ेगी, इतने दिनों में रिप्लाई आएगा, इतने दिनों में नहीं आया। अगर नहीं तो अभी तक तो क्या होता था, उसको डिले कर जाते थे कोई ना कोई कारण, पर अब के इसमें जो एक्ट के अंदर ये प्रावधान कर दिया टाइमलाइन का, उस टाइमलाइन में जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट की गई है, अगर उस टाइमलाइन में वो अपनी रिप्लाई फाइल नहीं करता है या कोई भी है तो उसको फिर उसको एक पार्टी कर सकते हैं। यह प्रावधान अभी है, क्योंकि जानबूझकर जिसके खिलाफ कंप्लेंट की वो जानबूझकर उस कंप्लेंट उस पे कार्रवाई न हो, इसलिए वो डिले करते थे। वो डिले करने का जो है अब उनके पास कोई चारा नहीं रहेगा, उनको रिप्लाई जो भी उनके पक्ष की रिप्लाई है, ही हैज टू गिव दैट रिप्लाई। उसके साथ साथ जो आगे फिर जैसे अगर उन्होंने कह दिया कि भाई ये कंप्लेंट है, ये एक्शनेबल नहीं है, तो वो अपने कमेटी के पास, डिसिप्लिनरी कमेटी या बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन के पास भेजेगा और वो उस पर डिसाइड करेंगे कि क्या ये है कि नहीं। और अगर उनको कुछ डाउट हुआ तो वापिस उसको डायरेक्टर के पास भेज सकते हैं। और एक सबसे बड़ा लकूना पहले यह था कि मान लो किसी सरकारी अधिकारी ने कोई कंप्लेंट की कि भाई ये जो मेंबर है इंस्टीट्यूट का, इसने यहाँ गलती की है, और उसके प्रूफ के साथ अगर वो डायरेक्टर को भेजता है कि भाई ये इसके प्रूफ है, ये गलती की, तो उसको प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन रिपोर्ट माना जाएगा। पहले यह था कि पहले वो अगर विद प्रूफ भेजता भी था तो भी उसको पहले ओपिनियन के लिए उसमें चल जाता था, प्रीलिमिनरी ओपिनियन क्या है उसमें चले जाती थी और उसमें टाइम लग जाता था। अब तो उसको उसमें ओपिनियन की जरूरत ही नहीं है। जैसे ही अगर सरकार के किसी राज्य सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी सरकारी कॉरपोरेशन के किसी भी जो ऑथराइज्ड पर्सन है जिसने विद प्रूफ अगर कोई कंप्लेंट दी है तो वो अपने आप में
वो रिपोर्ट मानी जाएगी, उस पर एक्शन होगा। तो ये बड़ा चेंज जो है, इसका कारण ये है क्योंकि इतने ज्यादा इंस्टीट्यूट में केसेस पेंडिंग पड़े हैं, और उससे आज जो मेंबर्स है इंस्टीट्यूट है उसकी ऊपर कुछ सवाल लोग उठाने लग गए, और इसी कारण से ये अमेंडमेंट लाना हुआ ताकि ये डिसिप्लिनरी, और उसके साथ साथ एक और प्रावधान किया गया कि किसी के खिलाफ डिसिप्लिनरी कार्रवाई चल रही है तो वो उसको पोर्टल पे डाला जाएगा, क्योंकि वो कहाँ पे है, वो डिसिप्लिनरी कमेटी के पास में है, डिसिप्लिन डायरेक्टर के पास में है, या उसका निस्तारण हो गया, क्या निस्तारण हो गया, सारी चीजें एकदम ट्रांसपेरेंसी के लिए, बिल्कुल साफ सुथरा के लिए सारा उसको पोर्टल में डालने का प्रावधान इसमें किया गया, ताकि कहीं पे भी कोई न तो किसी के साथ कोई ज्यादती हो सकती है और न कोई जो है जो जिसने गलती की है वो बच सकता है। तो यह एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट जो है डिसिप्लिन का मेजर अमेंडमेंट जो इंस्टीट्यूट रहा बात जो है, पर ये आपको फिर मैं कहना चाह रहा हूं कि जो पैनल जो बनेगा, मेंबर जो बनेंगे कमेटी के, वो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जो नॉन मेंबर जो इसमें सदस्य बनने वाले हैं डिसिप्लिनरी कमेटी में, वो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द फ्रॉम द पैनल जो काउंसिल द्वारा दिया जाएगा गवर्नमेंट को, वही मेंबर बनेंगे। ऐसे कैसे ही दूसरा जो एक अमेंडमेंट इसमें और आया है, वो आया है कि एक कोऑर्डिनेशन कमेटी की, तो कोऑर्डिनेशन कमेटी जो तीनों इंस्टीट्यूट के, तीनों का काम करीब, वो अलग बात है कि एक में संख्या चार्टर्ड अकाउंटेंट में ज्यादा है और दूसरी में संख्या थोड़ी कम है, पर सन 2000 में एक एमओयू हुआ था तीनों इंस्टीट्यूट के बीच में कि तीनों इंस्टीट्यूट आपस में कोऑर्डिनेशन करेंगे, लेकिन वो एमओयू कागजों पे रह गया, वो कोई लीगल शेप में नहीं आया। तो इसलिए उस कोऑर्डिनेशन के लिए ये अमेंडमेंट इसमें लाया गया है कि भाई कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी। तो कोऑर्डिनेशन कमेटी से इंडिविजुअल जो प्रोफेशन है उसके ऑटोनॉमी में कोई फर्क नहीं आने वाला, वो तो अपने हिसाब से एग्जाम करें, क्योंकि आज सभापति महोदय स्थिति एग्जाम जो सीए का पास करना कितना टफ है, इसका उदाहरण मैं देता हूं कि 3 साल तक तो उसको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी है और उसके साथ साथ एग्जाम, और एग्जाम का रिजल्ट रहता है 1.5 से 2%। आज इतने सालों में कुल आज नंबर ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट कुल 3,27,000 है जो अभी मेंबर्स हैं इंस्टीट्यूट के। तो इतना टफ एग्जाम को इतना नहीं, तो इसी कारण इसके जो प्रोफेशन की जो है ना मान्यता पूरे विश्व में केवल इसी कारण से है क्योंकि ये स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो कर रहे हैं, तो ये मान्यता बरकरार रहे इसी का ये है। तो ये कोऑर्डिनेशन कमेटी जो तीनों की जो एमओयू थे, एमओयू किया था तीनों इंस्टीट्यूट ने, वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, तो इस बार सेक्शन 9 में ये जो कोऑर्डिनेशन कमेटी का, इस कोऑर्डिनेशन कमेटी का जो वर्क रहेगा वो एक दूसरे इंस्टीट्यूट के वर्क में प्रोफेशन में इंटरफियर करने का नहीं है। उनका जो काम रहेगा वो कि भाई ये एक प्रोफेशन का जो अच्छा ही है दूसरे प्रोफेशन वालों को मालूम पड़े, वो उसमें चर्चा करे, उसको इम्प्लीमेंट करे। इसलिए ये कोऑर्डिनेशन कमेटी बाकी इंडिविजुअल जो कर रहा है प्रोफेशन अपने आप जो काउंसिल कर रही है, जो इंस्टीट्यूट कर रहा है, वो अपने हिसाब से एग्जाम अरेंज करेंगे, अपने हिसाब से ही मेंबर्स को रजिस्ट्रेशन करेंगे और अपने अलग अलग उनके जो भी नियम है उस हिसाब से करेंगे। तो ये कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है आपस में जो है इफेक्टिव कोलैबोरेशन आपस में हो, क्योंकि इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी मोर और वैसे एक ही तरह के हैं, लेकिन थोड़ी सी जिम्मेदारी चार्टर्ड अकाउंटेंट पे, क्योंकि वो वेरीफाई करता है, वो ऑडिट करता है, वो सर्टिफिकेशन करता है, इसलिए थोड़ी उन पे ज्यादा होती। तो ये इसलिए कोऑर्डिनेशन की जो है ये एक जो सबसे बड़ी बात कि पहले क्या होता था कि किसी कंपनी के ऑडिट किया, कहीं पे भी सर्टिफिकेट दिया और किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म में कि किसी पार्टनर ने उसको वेरीफाई किया, सर्टिफाई किया, और अगर उसमें कुछ गलती हुई तो केवल जो साइन करने वाला है, क्योंकि इस जो एक्ट के अंदर यह प्रावधान नहीं था कि किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म पे कोई कार्रवाई हो सके, इसलिए जो व्यक्ति साइन करता था वो जिम्मेदार होता था, फर्म नहीं होती थी। इसीलिए एक नया चैप्टर इसमें जोड़ा गया है कि उस फर्म को भी रजिस्ट्रेशन कराया जाए, ताकि
जैसा जो पार्टनरशिप फर्म का नियम है कि पार्टनर इंडिविजुअल भी लाइबिलिटी है, फर्म के हिसाब से कलेक्टिवली लाइबिलिटी होती है, तो उस हिसाब से अगर कहीं वो पार्टनर किसी गलत जगह गलत साइन करता है या गलत कुछ सर्टिफिकेशन करता है और वो प्रूव हो जाता है तो उसकी लाइबिलिटी पूरी फर्म की आती है, कार्यवाही पूरी फर्म और उसके पार्टनर्स के खिलाफ होगी। तो यह एक जो उनको बचने का रास्ता था फर्मों में, बड़ी बड़ी फर्मों में, तो इसका जो उस रास्ते को बंद करने के हिसाब से यह अमेंडमेंट किया गया है। एक जो आगे एक ऑडिट, क्योंकि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ये सबसे बड़ी बात है, तीनों इंस्टीट्यूट जो है ये ऑटोनोमस बॉडी है और सरकार की तरफ से एक पैसा भी ग्रांट नहीं मिलता है। तो कहीं बातचीत आई थी जो कहते थे कि नहीं साहब इसके सीएजी ऑडिट, तो सीएजी ऑडिट नहीं कर सकता क्योंकि सरकारी ग्रांट का पैसा एक भी नहीं है। तो नया इसमें दिया कि पहले क्या काउंसिल तय करती थी कि भाई ये व्यक्ति इस कंपनी का, कि काउंसिल इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट का काफी बड़ा फंड है और वो सारा उनके मेंबर से, उनके स्टूडेंट से, फीस से या आया हुआ वही है, कोई सरकारी उसमें ऐड नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन वो ऑडिट के लिए जो पहले काउंसिल तय करती थी कोई ऑडिटर को, अब जो है वो काउंसिल केवल सीएजी ने जो पैनल बना रखा ऑडिटर्स का, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का, उसी में से ऑडिट कर सकेगी। और उसके साथ साथ एक और नियम है कि जो कभी काउंसिल का मेंबर रहा है 4 साल तक वो ऑडिटर चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट का ऑडिटर नहीं बन सकता, क्योंकि 4 साल तक क्योंकि मेंबर रहा है। इसके अलावा काउंसिल के इलेक्शन में भी जो पहले 3-3 साल का टाइम पीरियड था और एक मेंबर 3 बार इलेक्शन 3 बार कंटिन्यूस बन सकता था, लेकिन अब उसको 4-4 साल करके काउंसिल मेंबर्स को और उसके पदाधिकारी को 4-4 साल करके और 2 बार का ये अमेंडमेंट किया। इसमें कोई वो विषय नहीं। और एक जो और सबसे बड़ा जो इसमें हुआ है कि पहले जो इंस्टीट्यूट का प्रेसिडेंट होता था, काउंसिल का जो अध्यक्ष होता था, वो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी वही होता था, काम भी जो है वर्क भी सारी जिम्मेदारी उसकी थी। अब इसमें थोड़ा सा पावर सेपरेशन का किया। वो तो एग्जीक्यूटिव जो प्रेसिडेंट जो है वो केवल ये देखेगा कि जो प्रोफेशन है वो एज पर एक्ट चल रहा है कि नहीं चल रहा, लेकिन जो प्रशासनिक काम करने के लिए जो सेक्रेटरी है उसको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बना दिया गया, ताकि डे टू डे वर्किंग जो भी है अंडर द सुपरविजन ऑफ द प्रेसिडेंट, डे टू डे वर्किंग सेक्रेटरी के या प्रशासनिक जो है, जैसे एग्जीक्यूटिव पावर है वो सेक्रेटरी के पास हो गई और डिसीजिव पावर जो है वो प्रेसिडेंट के पास, काउंसिल के पास ही रहेगी। उसमें कुछ नहीं, पर उसको एग्जीक्यूट जो काउंसिल ने निर्णय किया उसको एग्जीक्यूट करना वो जिम्मेदारी सेक्रेटरी की होगी, क्योंकि एग्जीक्यूटिव वो चीफ वो होगा। इस महोदय जी, तो यह जो आज है, मैं भी एक मेंबर हूं और हो सकता है इंस्टीट्यूट का मेंबर हूं और हो सकता है कुछ साथी नाराज भी हो, लेकिन ये जो अमेंडमेंट आए हैं ये इंस्टीट्यूट प्रोफेशन के हित में आए हैं और इससे पूरा आगे प्रोफेशन बढ़ेगा। और इसके साथ साथ मैं कहना चाहता हूं महोदय जी, आपके माध्यम से सरकार को, माननीय वित्त मंत्री जी को, कि केवल चार्टर्ड अकाउंटेंट की गलती से ही कोई फ्रॉड नहीं होता है, उसमें काफी कुछ होते हैं, बहुत इन्वॉल्व होते हैं। केवल चार्टर्ड अकाउंटेंट को दोषी ठहराना भी गलत है। यह उनके साथ जो है ये बिल्कुल, क्योंकि केवल उसकी वजह से नहीं होता है। और मेरा जो है वादा है इसके साथ साथ, क्योंकि अभी आने वाले समय में बहुत दिक्कतें आने वाली, क्या दिक्कत आने वाली मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस कोरोना काल में जो छोटे छोटे इन्वेस्टर थे, जो बैंक में पैसा जो बैंक में जमा कराते थे या कुछ करते थे, वो धीरे धीरे उन्होंने इस कोरोना काल में लगभग 1.5 करोड़ नए डीमेट अकाउंट शेयर मार्केट के लिए, ट्रेडिंग करने के लिए, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए लगभग छोटे छोटे इन्वेस्टरों ने 1.5 करोड़ नए। अब ये इनका इन्वेस्टर्स जो जिन्होंने किया है, इनका कैसे प्रोटेक्शन हो सके।
तो मैं माननीय आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि एक इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन एक्ट, जिससे ये छोटे निवेशक बच सके, क्योंकि आज की तारीख में 3-4 बड़े बड़े मामले चल रहे हैं। उसमें PACL है, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, सहारा इंडिया है, इसमें करोड़ों लोगों के लाखों करोड़ रुपए उलझे हुए हैं। और ये पैसा कंपनियों के पास पूरी एसेट्स है, प्रॉपर्टी है, सब है, लेकिन कानूनी लकुनों की वजह से, कुछ कोर्ट की वजह से ये पैसा जो इन्वेस्टर है उनको नहीं मिल रहा है। तो इस पे ध्यान देने की जरूरत है कि कोई ऐसा इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन एक्ट आए ताकि बाकी झगड़े चलते रहे, लेकिन जिसने पैसा लगाया है उसका पैसा जिस हिसाब से उसने सेफ्टी के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपनी पेंशन का पैसा लगाया, वो वापस उसको टाइमली मिल सके। यह बहुत ऐसा कोई कानून लाना जरूरी है महोदय जी। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं बस केवल आपके माध्यम से सरकार को, यह एक अच्छा है, पर कहीं न ऐसा न हो जाए जो दूसरों की शंका है कि जो सरकार का उद्देश्य है, मोदी सरकार का मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, कहीं यह जो अपने इस हिसाब से कहीं इसमें थोड़ी कुछ गड़बड़ न हो जाए, इसका जरूर ध्यान रखा जाए। आपने बोलने का समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री ए राजा जी।